इससे पहले इंडिया न न्यूजीलैंड से कभी सीरीज हारी थी, ना ये इंदौर में एक भी मैच हारे थे, लेकिन जीजी एरा में ये सब कुछ पॉसिबल है। न्यूजीलैंड की ये बी टीम खेलने आई थी जिसमें 8 तो नए खिलाड़ी थे, जबकि इंडिया की पूरी फुल स्ट्रेंथ टीम थी। इसके बाद भी हम सीरीज हार गए। विराट कोहली की 85वीं सेंचुरी आ चुकी है और 30 से ज्यादा ओडीआई बचे हुए हैं, मतलब 100 सेंचुरी काफी नजदीक है। क्या गौतम गंभीर एरा सिर्फ गलती एरा बनकर रह जाएगा? देखिए 2026 की स्टार्टिंग में न्यूजीलैंड इंडिया का टूर करती है, जहां पे 3 ओडीआई और 5 टी20 मैच की सीरीज खेलने आए थे। अब ओडीआई सीरीज जब स्टार्ट होती है तो पहला मैच इंडिया जीत जाती है और पहला मैच जीतने के बाद इंडिया 1-0 से लीड ले लेती है। सेकेंड मैच जब होता है तो इस मैच को न्यूजीलैंड जीत जाती है और सीरीज में 1-1 की बराबरी हो जाती है, मतलब कि तीसरा मैच डिसाइडर मैच हो जाता है। और 18 जनवरी के दिन ये मैच खेला जाना था इंदौर के ग्राउंड में। इंदौर में जो होलकर स्टेडियम, ये काफी ज्यादा छोटा स्टेडियम है, ये बहुत ज्यादा रन कंसीडिंग स्टेडियम है और इस ग्राउंड में इंडिया हमेशा मैचेस जीतती ही है। पहले इस मैच की स्टार्टिंग भी काफी अच्छे टोन से होती है। इंडिया टॉस जीत जाती है और टॉस जीतने के बाद इंडिया पहले बॉलिंग चुनती है। सबको देखने को मिलता है कि प्लेइंग 11 में इंडिया के अभी अर्शदीप सिंह आ चुके हैं, मतलब कि फाइनली उनको जस्टिस मिल गया है। प्रसिद्ध कृष्णा जो लगातार मार खा रहे थे उनको फाइनली ड्रॉप किया गया और उनकी जगह अर्शदीप को लाया गया, जो जगह डिजर्व करते थे। अर्शदीप जब कमबैक करते हैं तब ये पहले ही ओवर में हेनरी निकोल्स को बोल्ड मार देते हैं और बताते हैं कि ये कितनी जगह डिजर्व करते हैं। एक्चुअली में इन्होंने पहले ही ओवर में पहली बॉल में निकोल्स को बोल्ड मारा था। बाद में हर्षित राणा बॉलिंग करने आते हैं और एक बार फिर से हर्षित राणा बताते हैं कि वो क्यों इतने ज्यादा हाईली रेटेड प्लेयर अभी माने जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कॉनवे को बहुत ही जल्दी आउट कर दिया। एक्चुअली में हर्षित राणा को कॉनवे के लिए ही लाया गया था, क्योंकि उनके नंबर कॉनवे के सामने काफी बढ़िया थे और ये अगेन उनके सामने आके पहली बार में कॉनवे को आउट कर देते हैं। बाद में विलियंग 30 रन तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन हर्षित राणा विलियंग का भी विकेट गिरा लेते हैं और इंडिया मैच में पूरी पकड़ बना लेती है। एक समय आप देखोगे तो न्यूजीलैंड ने 12 ओवर में 58 रन बनाए थे और इनके 3 विकेट गिर चुके थे, मतलब ये मैच इतने ज्यादा इंडिया के पकड़ में आ गया था कि यहाँ से लग रहा था 250 रन ही बन पाएंगे। 3 विकेट गिर चुके थे अभी। हालांकि इसके बाद भी डैरिल मिचेल एक तरफ से जमे हुए थे और इनके साथ ग्लेन फ्लिप आ जाते हैं, जो सेट हो जाते हैं और ये दोनों अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। देखते ही देखते ग्लेन फ्लिप और डैरिल मिचेल 200 रन की पार्टनरशिप कर देते हैं और मिचेल अपनी एक और सेंचुरी मार देते हैं। देखिए सीरीज के पहले सबको लग रहा था कि पूरी सीरीज के अंदर या तो रोहित मोस्ट रन गेटर बनने वाले हैं या फिर विराट कोहली मोस्ट रन गेटर बनने वाले हैं, बट इस सीरीज के अंदर मोस्ट रन गेटर डैरिल मिचेल बनते हैं। इतना ही नहीं, डैरिल मिचेल प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बनते हैं, क्योंकि 3 मैच के अंदर इन्होंने 350 से ज्यादा रन बना दिए। 176 का इनका एवरेज था इस सीरीज के अंदर। अभी आप देखोगे तो ओवरऑल भी डैरिल मिचेल ने इंडिया के सामने जितने मैचेस खेले हैं सब मैचेस में इन्होंने रन बनाए हैं और ऐसे रन बनाए हैं कि ट्रेविस हेड से ज्यादा नाइटमेयर इंडिया के लिए डैरिल मिचेल बन चुके हैं। डैरिल मिचेल का सबसे पहले राइज 2023 वर्ल्ड कप में हुआ था, क्योंकि उस वर्ल्ड कप के अंदर इन्होंने 550 के लगभग रन बनाए थे। 2 सेंचुरी मारी थी पूरे वर्ल्ड कप में इन्होंने। 2 सेंचुरी जो डैरिल मिचेल की वर्ल्ड कप में आई थी, दोनों इंडिया के सामने आई थी। इंडिया के सामने एक लीग मैच में सेंचुरी और दूसरी सेमीफाइनल के अंदर भी इनकी ही सेंचुरी आई थी। अभी सीरीज के अंदर भी इंडिया के सामने पहले मैच में इन्होंने 84 रन बनाए, दूसरे मैच में 135 रन और तीसरे मैच में 137 रन इन्होंने अगेन बनाए। डैरिल मिचेल एक मैच में बता रहे हैं इंडिया के सामने कितने बड़े नाइटमेयर बन चुके हैं। इनका इंडिया के सामने एवरेज 80 का है, लिटरली 80 का एवरेज। ट्रेविस हेड को लोग मानते हैं कि इंडिया के लिए नाइटमेयर है, लेकिन ट्रेविस हेड का भी ओवरऑल एवरेज 60 का है, जबकि डैरिल मिचेल का ये एवरेज 80 का है भाई। और 11-12 मैच उन्होंने खेले इंडिया के सामने। इतना ही नहीं, डैरिल मिचेल के यदि आप टॉप 4 ओडीआई के स्कोर देखेंगे 137, 135, 134, 131, तो ये चारों स्कोर इंडिया के सामने ही आए हैं। यही कारण था कि इस मैच के अंदर जब डैरिल मिचेल अपना बेस्ट ओडीआई स्कोर बनाते हैं, 137 रन बनाते हैं, तो इनकी टीम 58 में 3 होने के बाद भी 277 तक पहुंच जाती है और इनके 3 ही विकेट गिरे थे। बाद में ग्लेन फ्लिप का विकेट गिर जाता है और इनकी टीम के 277 में 4 विकेट गिर जाते हैं, लेकिन इसके बाद टीम वैसे भी अच्छी कंडीशन पर आ चुकी थी। डैरिल मिचेल भी अब आउट हो चुके थे, लेकिन फर्क क्या पड़ता है, टीम 300 क्रॉस कर चुकी थी और ओवरऑल न्यूजीलैंड की टीम ने 337 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर। देखिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया होलकर का स्टेडियम बहुत रन कंसीडिंग स्टेडियम है, इसलिए 3 विकेट गिरने के बाद भी टीम 300 का आंकड़ा आसानी से क्रॉस कर लेती है। यहाँ 2023 के अंदर इंडिया का लास्ट ओडीआई मैच हुआ था होलकर स्टेडियम में, जहां ये ऑस्ट्रेलिया के सामने आई थी और इंडिया ने इस मैच में 399 रन बनाए थे। ये वही मैच था जहां पे श्रेयस की सेंचुरी आई थी, शुभमन की सेंचुरी आई थी। यहाँ पे सूर्य कुमार यादव ने 72 रन मारे थे, कैमरॉन ग्रीन को 4 बॉल पर 4 छक्के मारे थे।
ये ग्राउंड एक्चुअली में काफी छोटा है, बहुत ज्यादा सपोर्टिव पिच है इसकी कि बैट्समैन रन आके बना सकते हैं। यही रीजन है कि इंडिया भी यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्कोर बनाती है, तो सबको लगा कि 337 भी चेस हो जाएगा, 338 इंडिया बना देगी। बाद में इंडिया की जब बैटिंग आती है, रोहित के साथ ओपन करने के लिए शुभमन गिल आते हैं, लेकिन इस मैच में ये दोनों ओपनर चलते ही नहीं है। दुनिया के बेस्ट ओपनर रोहित और शुभमन को ही माना जाता है। इन दोनों का एवरेज 50 से ज्यादा का है ओडीआई क्रिकेट के अंदर। इसके बाद भी इस मैच के अंदर रोहित शर्मा सिर्फ 11 रन बना पाते हैं, शुभमन गिल 23 रन बस बना पाते हैं और ये दोनों डिसअपॉइंट कर देते हैं। इवन शुभमन गिल तो पिछले 2 मैच से 50 मार रहे थे, इसके बाद भी इन्होंने इंदौर में रन नहीं बनाए और 2 मैच शुभमन गिल ने इससे पहले इंदौर में खेले और दोनों में इनकी सेंचुरी है। मतलब कि शुभमन गिल के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी कि सेंचुरी मारे और एज अ कैप्टन अपनी पहली ओडीआई सीरीज ये जीत के ले जाए। बट ओडीआई सीरीज ये तब जीतेंगे जब ये खुद रन बनाएंगे, लेकिन इस मैच के अंदर शुभमन रन बनाते नहीं है बल्कि बोल्ड हो जाते हैं। एक अंदर आती बॉल पर ये बोल्ड हो गए। डिसअपॉइंट वैसे रोहित शर्मा ने भी किया। इस सीरीज के अंदर रोहित ने 3 मैच खेले, तीनों मैच में इन्होंने 150 भी नहीं मारी। मतलब ये सीरीज रोहित के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं गई। हालांकि जब किंग कोहली ग्राउंड में आते हैं तो सब क्राउड एकदम चिल्लाने लग जाता है। सबको पता था कि कोहली अपना काम कर देंगे और कोहली सेंचुरी मारने वाले हैं इस ग्राउंड में, सबको ये नजर आ रहा था। बट कोहली का साथ कोई देता ही नहीं है। एक्चुअली में कोहली अकेले एक तरफ से जमे थे, बट इनका साथ मिडिल ऑर्डर में कोई दिया नहीं। दुनिया के बेस्ट नंबर 4 के बैट्समैन श्रेयस अय्यर, दुनिया के बेस्ट नंबर 5 के बैट्समैन केएल राहुल, ये दोनों के दोनों खिलाड़ी इस मैच में चलते नहीं है जहां पे सबसे ज्यादा जरूरत थी और दोनों साथ में फ्लॉप हो गए। पहले इंडिया के वर्ल्ड बेस्ट ओपनर फ्लॉप हो जाते हैं, इसके बाद इंडिया के वर्ल्ड बेस्ट मिडिल ऑर्डर फ्लॉप हो जाते हैं। अकेले कोहली एक तरफ से जमे थे और विकेट गिरते जा रहे थे। एनकेआर मतलब नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं, 50 ये मारते हैं अपनी ओडीआई के अंदर और कमाल का स्टार्ट ये करते हैं। कोहली के साथ पार्टनरशिप भी करते हैं, लेकिन बाद में एनकेआर भी आउट हो जाते हैं। देखो नीतीश कुमार रेड्डी के आउट होने के बाद तो मैच पूरा निकल गया था, क्योंकि जडेजा से इतनी उम्मीद नहीं थी कि जडेजा इतना लंबा भी खेल पाएंगे और वैसा हुआ भी। जडेजा लंबा नहीं खेल पाए। इंडिया को आप देखोगे 178 में इंडिया के 6 विकेट गिर गए थे एक समय पर। यहाँ से ऐसा लगा कि कोहली सेंचुरी मार ले, यही बड़ी बात है, क्योंकि इंडिया अब 250 रन भी नहीं बना पाएगी। लेकिन इसके बाद बैटिंग करते हैं हर्षित राणा आते हैं। वही हर्षित राणा जिनको कहा जा रहा था कि जीजी कोटा में आए हैं, लेकिन जीजी कोटा में आने के बाद भी हर्षित राणा ने बताया कि अब वो टीम में जगह डिजर्व करते ही करते हैं। बॉलिंग से वैसे भी 3 विकेट निकाल चुके थे, बाद में बैटिंग से भी रन बनाना स्टार्ट करते हैं। हार्दिक जैसे 4 चौके 4 छक्के मार के इन्होंने 52 रन की कमाल की इनिंग खेली। हर्षित राणा के कारण ही विराट थोड़ी आराम से खेल पाए और विराट ने भी अपनी 85th सेंचुरी फाइनली मार ही दी। हालांकि इसके बाद भी टीम इंडिया 296 पर ऑल आउट हो गई और ये मुकाबला हार गई। इंडिया ये मैच एक्चुअली में जीत सकती थी, लेकिन हर्षित के आउट होने के बाद कोई ऐसा बैट्समैन बचा नहीं था जो सिंगल रोटेट कर पाए। यही रीजन था कि विराट कोहली भी काफी ज्यादा प्रेशर में आ गए। विराट जब हर बॉल पे हिट मारने गए तो एक बॉल मिस हिट हो गई और ये कैच आउट हो जाते हैं लॉन्ग ऑफ में और इसके बाद मैच इंडिया हार जाती है। अब इंडिया तो मैच हार गई थी, लेकिन काफी सारे रिकॉर्ड विराट कोहली ने बना दिए और काफी सारी चीजें इंडिया के लिए दिक्कतें वाली भी हो गई। विराट कोहली ने अपनी 85th सेंचुरी मारी और साथ में इन्होंने 10वीं अपनी सेंचुरी मारी न्यूजीलैंड के सामने। पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसा कोई भी खिलाड़ी नहीं है इतिहास में जिसने 10 सेंचुरी मारी है न्यूजीलैंड के सामने। सबसे ज्यादा जैक कैलिस ने 9 सेंचुरी मारी थी। सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट ने भी न्यूजीलैंड के सामने 9 ही सेंचुरी मारी थी और विराट कोहली ने 10 सेंचुरी मार दी भाई न्यूजीलैंड के सामने ही। चेस करते हुए भी विराट कोहली की अभी 29 सेंचुरी हो चुकी है। चेस करते हुए इतनी ज्यादा सेंचुरी किसी ने भी वर्ल्ड क्रिकेट के इतिहास में नहीं मारी है, किसी ने 20 भी नहीं मारी है, विराट ने 29 मार दी है। हालांकि इसमें एक ये भी खराब रिकॉर्ड है कि विराट की 9 सेंचुरी तब आई है जब इंडिया हार गई है चेस करते हुए। मतलब विराट ने सेंचुरी तो मारी लेकिन बाकी लोगों ने साथ नहीं दिया, तभी तो इंडिया हार गई। साथ में कुछ ऐसे रिकॉर्ड भी बने जिनको सुनकर आपको लगेगा कि भाई ये क्या हो गया है, जीजी एरा पूरा गलती एरा बनकर रह गया है। एक्चुअली में न्यूजीलैंड 1988 से इंडिया का टूर कर रही है और 1988 से लेकर 2026 तक मतलब इतने साल 30 साल से न्यूजीलैंड इंडिया में कभी नहीं जीत पाई है सीरीज। 1988 में जब न्यूजीलैंड इंडिया आई थी इंडिया 4-0 से जीती थी। 1995 में इंडिया 3-2 से जीती थी। 1999 में भी इंडिया 3-2 से जीती थी। 2010 में भी इंडिया 5-0 से जीती थी। अभी आपको याद होगा 2023 के स्टार्टिंग में न्यूजीलैंड ने इंडिया का टूर किया था जब शुभमन गिल की डबल सेंचुरी भी आई थी और उस सीरीज को भी इंडिया 3-0 से ही क्लीन स्वीप करके जीत गई थी। ये इतिहास में पहली बार हुआ है जब इंडिया एक्चुअली में न्यूजीलैंड से सीरीज हार गई है, वो भी घर की सीरीज हार गई इंडिया। इतना ही नहीं, इंदौर के ग्राउंड में भी इंडिया 2006 से खेल रही है और 2006 से खेलने के बाद 20 साल से खेलने के बाद भी एक मैच इंडिया कभी भी इंदौर में नहीं हारी थी। पहला मैच था जब इंडिया इंदौर में हार जाती है और ये एक्चुअली में काफी ज्यादा शॉकिंग है। अब आप सोचिए कि 40 साल से इंडिया जो है न्यूजीलैंड से नहीं हारी थी इंडिया के अंदर, लेकिन वो हो जाता है। साथ में इंडिया 20 साल से इंदौर में नहीं हारी थी और वो भी हो गया।
विराट ने अपना पूरा काम किया, इन्होंने सेंचुरी मारी, हर्षित ने भी परफॉर्म किया, इसके बाद भी इंडिया हार रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैनेजमेंट में ही कुछ प्रॉब्लम है। गौतम गंभीर के एरा में ये चीजें पहली बार नहीं हुई है। 2024 के एंडिंग में भी जब न्यूजीलैंड इंडिया आई थी तो 3-0 से इन्होंने इंडिया को टेस्ट सीरीज हरा दी थी। उस समय तक आपको याद होगा इंडिया 140 साल से नहीं हारी थी न्यूजीलैंड से, लेकिन यहाँ पे न्यूजीलैंड से 3-0 से वाइट वॉश हो गए थे और ये एक्चुअली में शॉकिंग था। अभी इस सीरीज के पहले भी विलियंग ने यही बोला था कि जैसे हम टेस्ट सीरीज जीते थे वैसे ही हम इंडिया में ओडीआई सीरीज भी जीतना चाहते हैं, रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, और जीजी एरा में ये पॉसिबल था और हो भी गया। ये एक्चुअली में जो भी रिकॉर्ड 30-40 साल से इंडिया ने होल्ड कर रखे हैं जीत के, मतलब ये कभी हारे नहीं है 30-40 साल से, वो सारे रिकॉर्ड जीजी एरा में टूट जाते हैं। इंडिया जीजी एरा में ऐसी ऐसी सीरीज हारा है जो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। जैसे इसी सीरीज को आप देख लीजिए। इस सीरीज में न्यूजीलैंड की बी टीम खेलने आई थी जिसमें 8 इनके नए खिलाड़ी थे, 2 खिलाड़ी इसी सीरीज में डेब्यू कर रहे थे। 8 खिलाड़ी इंडिया पहली बार खेलने आए थे, इंडिया कभी खेले ही नहीं है, मतलब इंडियन पिचेस को ये खिलाड़ी जानते ही नहीं है। न्यूजीलैंड की अभी जो ओरिजिनल टीम है, केन विलियमसन जिनका 50 का एवरेज है, ट्रेंट वोल्ट जो इतने विकेट निकालते हैं, सारे मेन खिलाड़ी तो अभी तैयारी कर रहे हैं T20I वर्ल्ड कप के लिए। मतलब कि न्यूजीलैंड की बी टीम यहाँ खेलने आई थी, इसके बाद भी इंडिया की मेन टीम इनसे हार जाती है। इंडिया मुकाबला कहाँ पे हारी जरूर से बताइएगा। मिलेंगे किसी अगले एपिसोड में, तब तक डैरेल मिचेल की स्टोरी का एपिसोड जरूर से देखिएगा। धन्यवाद।